अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू मस्ट बी फाइन। ये जो मेरी वीडियो है, इस वीडियो को बनाने के जो है वो मेन पर्पस जो है वो तो सिलेबस को डिस्कस करना है न्यू स्कीम का मार्च 26 के लिए, कैफ के बच्चों के लिए। उसके अलावा जो इस वीडियो में चीज़ें हैं वो सारी आपको सीए के एग्ज़ाम्स में और सीए के सिलेबस को कैसे देखना होता है, कैसे हर अटेम्प्ट में जो है वो सिलेबस चेंज के जो है वो इश्यूज होते हैं स्टूडेंट्स को, उस चीज़ को कैसे जो है आपने देखना होता है कि सिलेबस में वाकई चेंज आया है कि नहीं। अगर आपने लास्ट अटेम्प्ट में लेक्चर्स लिए थे, आपको नए लेक्चर्स लेने की ज़रूरत है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में मैं मेनली डिस्कस करूँगा। मैं एक कैफ का स्टूडेंट ही हूँ और मेरा अभी ऑडिट का एग्ज़ाम जो रहता है, अभी मैंने MFR2 जो वो दे दिया था इस अटेम्प्ट में, बट मैं ऑडिट का एग्ज़ाम नहीं दे सका। तो मैं सिलेबस को एनालाइज कर रहा था, तो मैंने सोचा जो वो आपको भी जो है वो शेयर कर दूँ कि किस तरह से आप जो है वो सिलेबस को एनालाइज कर सकते हो। अब इसमें एक चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट कि मैं इसमें जो है वो सिलेबस को एनालाइज करूँगा मार्च 25 और मार्च 26 के सिलेबस को, क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा पेपर्स अपने जो है वो यूट्यूब से लेक्चर्स लेके ही पास किए हैं, या फिर कुछ बच्चों से उनसे लेक्चर्स लेके किसी भी तरीके से बस मैंने अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी होती है। अब मार्च 25 और मार्च 26 को सिलेबस एनालाइज करने की रीज़न भी ये थी कि मुझे जो यूट्यूब पे मोस्ट लेटेस्ट लेक्चर्स मिले वो मार्च 25 के ही मिले। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि रिपीट कर रहा है कोई सब्जेक्ट, उसको कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना है, या उसने जो वो पहले कोई सब्जेक्ट पढ़ा है वो दोबारा से चाह रहा है कि मैं सारे लेक्चर्स लूँ, तो वो मार्च 25 के लेक्चर्स तो कम अज़ कम ले सकता है। सिलेबस को एनालाइज करने से पहले सबसे पहले जो एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि सबसे पहला जो आपने स्टेप लेना है अपने पेपर्स की तैयारी के लिए, वो तो है यही कि आप जो वो अपना कॉलेज में एडमिशन करवाओ, नए लेक्चर्स लो, आप जो वो कम्प्लीटली कॉलेज के साथ जो वो टेस्ट सेशन वगैरह दो, सब कुछ जो है वो आपको लेटेस्ट अपडेटेड मिलेगा कॉलेज से। तो कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं है जो कि आपको डिस्काउंट प्रोवाइड नहीं करता। हर कॉलेज जब आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्रोवाइड करता है और हर स्टूडेंट को करता है। किसी से कॉलेज वालों की कोई दुश्मनी नहीं है कि नहीं इस बच्चे को हम प्रोवाइड नहीं करेंगे डिस्काउंट। तो कॉलेज सबको ही डिस्काउंट प्रोवाइड करता है, सब स्टूडेंट्स को ही। तो आप जो सबसे पहले तो कॉलेज वालों से जो है वो अप्रोच करो कॉलेज वालों को कि कॉलेज आपको जो है वो अच्छा डिस्काउंट दे दे आपकी अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंगली। और अगर आपको ऐसा लगता है कि डिस्काउंट मिलने के बाद भी फीस ज़्यादा है जो कि आप पे नहीं कर सकते, तो आप कुछ ना कुछ रेफरेंस वाले लोग जो कि कॉलेजेस के साथ लिंक्ड होते हैं, आप उनके थ्रू जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मुझे जो है वो आप कॉलेज से कुछ और प्राइस कम करवा के जो लेक्चर्स ले दें लेटेस्ट वाले। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं अभी भी अफोर्डेबिलिटी नहीं हो पा रही है, कोई ऐसा रेफरेंस नहीं मिल पा रहा, तो फिर आपके पास ये ऑप्शन बचता है कि या तो आप सेल्फ स्टडी कर लो, उससे जो है वो आप स्टडी करो, अदरवाइज जो है वो आप यूट्यूब से लेक्चर्स ले लो, या कुछ लड़के जो कि लेक्चर्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं आप उनसे लेक्चर्स लेके तैयारी कर लो। अब लोग कौन लड़के लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं मैं सबको तो नहीं जानता, बट कुछ बच्चे जिनसे मैं जो है वो लेता रहा हूँ लेक्चर्स, तो मैं उनके कॉन्टैक्ट आपको शेयर कर दूंगा वीडियो के एंड पे। सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बहुत ज़रूरी बात जो है वो सबसे शेयर करना चाहूँगा कि ये बात जो है मुझे पैक के प्रिंसिपल जो गार्डन टाउन के हैं सर सलाहुद्दीन, उन्होंने मुझे ये बात समझाई थी। लाइक पूरी क्लास में ही उन्होंने एक बात कही थी कि आप जब भी सीए का एग्ज़ाम देने जाते हो तो अक्सर जो है वो क्या होता है कि 20 नंबर का, 25 नंबर का, 15 नंबर का पेपर ऐसा आ जाता है, अनएक्सपेक्टेड आ जाता है कि आपको बिल्कुल भी उसका आइडिया नहीं होता, या आप वो वाला टॉपिक छोड़ गए होते हो, आप उसको प्रिपेयर नहीं कर सकते कर सके होगे अच्छे से, या कोई भी रीज़न होगी जिसकी वजह से आपको 20 मार्क्स का लेट्स सपोज पेपर नहीं आता। तो अब पेपर को अटेम्प्ट करने के पहले आपके पास दो ही ऑप्शन हैं। या तो आप ये सोचो कि यार अब तो मुझे 20 नंबर का पेपर नहीं आता, तो अब मेरी जो पास होने की कैपेसिटी है या जो पास होने की मेरे चांसेस हैं वो बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि 20 मार्क्स का पेपर तो मुझे आता ही नहीं है। अदरवाइज दूसरी चीज़ ये भी आप सोच सकते हो कि यार देखो अब आपको जो पहले 3.25 घंटे में या 3 घंटे में 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना था, तो आपकी एफिशिएंसी लेवल लेट्स सपोज 50 होगी। क्या 50% जो है वो 60% पेपर हर क्वेश्चन को अच्छे से ठीक से जो है सोल्व कर सकोगे। बट अब आपको 3 घंटे में या 3.25 घंटे में 100 नंबर का नहीं 80 मार्क्स का पेपर जो है वो अटेम्प्ट करना है। अब आपकी जो एफिशिएंसी है ना हर क्वेश्चन को करने की, क्योंकि आप हर क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास टाइम भी ज़्यादा है, सोचने का आपका जो एलिमेंट है वो भी ज़्यादा होगा, आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा सोचने का, चीज़ों को सोल्व करने का,
आप इजीली जो है वो विदाउट एनी प्रेशर हर क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे तो आपकी एफिशिएंसी लेवल ऑटोमेटिकली 50 to 60 से 70 to 80% पे चला जाएगा। तो आपके पास इक्वल चांस है पेपर को पास करने का, या तो आपको 100 मार्क्स का पेपर आता हो तब भी, आपको 80 मार्क्स का पेपर आता हो तब भी। एंड इस चीज़ ने मुझे जो है वो अपने एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिया। मेरी कुछ तैयारी करने के तरीके ऐसे थे कि लाइक मैं कभी भी 100% सिलेबस तैयार कर नहीं पाता था। सो मैंने एक दो टॉपिक्स तो ऑप्शनल वैसे खुद ही छोड़े होते थे इस चीज़ पे कि लाइक 100 मार्क्स का पेपर सीए के एग्जाम में करना, सारा का सारा पेपर करके आना, तो मेरा नहीं ख्याल कि कभी मतलब इतना आसान हुआ होगा किसी भी स्टूडेंट के लिए। तो मेरा ये माइंडसेट तो कभी रहा ही नहीं कि मैंने 100 मार्क्स का पेपर जो है वो करके आना है अटेम्प्ट। सो मैं इतना मार्जिन अपना पहले से ही निकाल के जाता हूँ पेपर में कि कोई 15-20 नंबर का पेपर मुझे नहीं भी आता होगा ना तो मैं इजीली अपना पेपर पास कर लूँगा। सो उसकी वजह से मैं फिर अपनी तैयारी भी थोड़ी सी कम कर देता हूँ। मैंने जो 70-80% तैयारी की होती है वो मैं ज़्यादा अच्छे से तैयारी कर लेता हूँ। तो मुझे याद है कि लाइक मैंने अभी कुछ पेपर ऐसे भी दिए थे जिसमें 63-62 मार्क्स का पेपर किया, 3 to 4 एमसीक्यूज में मार्क्स कट हो गए बट स्टिल मेरा पेपर पास हो गया। और सीएमए का मुझे याद है कि सीएमए का जब मैंने पेपर दिया था तो मुझे डिसीजन मेकिंग सीवीपी बिल्कुल नहीं आता था, मैंने लेक्चर तक नहीं लिए थे उनके। सो उसमें भी ये है कि मैंने जब पेपर में गया तो 30 मार्क्स का तो पेपर इनमें से आया था, उस 30 मार्क्स का पेपर में से मुझे एक लफ्ज़ भी नहीं आता था। सो स्टिल मैंने जो है वो वाला पेपर पास कर लिया। और जब मैंने सोल्यूशन देखा घर आके तो मेरे 6 में से 5 क्वेश्चन 100% ठीक थे और एक क्वेश्चन 90%, और यही 6 सवाल थे जो मैं करके आया था। सो ऑलमोस्ट 65 मार्क्स का पेपर किया था मैंने, और उसमें से भी तकरीबन 58-59 मार्क्स तो मेरे इजीली बन रहे थे। तो लाइक कहने की ये सारी बातें समझाने का, ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि कभी भी जो है वो पेपर में अगर आपकी तैयारी 100% नहीं आई, आप 100% पेपर करके नहीं आते हैं, आपको 100% पेपर नहीं आता, तो आपने जो है वो इस चीज़ से जो है वो डीमोटिवेट नहीं होना कि अब मुझे पेपर कम आता है। आपने बल्कि इससे ज़्यादा अच्छे से जो है वो मोटिवेट होना है और अपने आप को जो है वो ज़्यादा रिलैक्स करना है और अपने आप को ज़्यादा मोटिवेट करना है इस चीज़ के वाले से कि अब मैंने 3 घंटे में 80 नंबर का पेपर करना है, जो वो 85-75 जितने का भी आपको आता है, तो वो आप ज़्यादा अच्छे से पेपर अटैम्प्ट करोगे। सो इस सारी चीज़ को बताने का पर्पस यही था कि लाइक आपको जब मैं सिलेबस दिखाऊंगा कि कैसे एनालाइज करना है तो उसमें 85-90-95% तक सिलेबस सारा सेम होगा, बट 5% और मैक्सिमम 10% तक सिलेबस चेंज होगा या कुछ नया एडिशन होगा। तो उसको कैसे टैकल करना है, उसके लिए आपके पास जो है वो क्या सोल्यूशन होना चाहिए कि उसके लिए उसको तैयारी उसकी कैसे करें, बजाय इसके कि आप कहोगे यार ये 5% 10% सिलेबस चेंज है, मुझे तो जो है वो नए लेक्चर्स ही लेने पड़ेंगे। तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते नए लेक्चर्स, तो आपके पास सिर्फ एक सोल्यूशन आपको निकाल के देना कि आप जो है कैसे अपने जो है वो लेक्चर्स लेके अपनी तैयारी करके पेपर पास कर सकते हो मार्च 26 के। और उसके अलावा हाँ जो नंबर था वो मैं आपको मेंशन कर दूंगा कि कहाँ से आप जो है वो लेक्चर्स ले सकते हो पुराने वाले, अगर आपको यूट्यूब से लेक्चर्स नहीं मिलते तो अगेन मैं वही आपको बात कहूँगा कि ये लीस्ट ऑप्शन है आपके पास। सबसे पहले आप कॉलेज वालों को अप्रोच करके नए लेक्चर्स जो है उनसे रिक्वेस्ट करो, आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाए। अदरवाइज देन उसके बाद किसी स्टूडेंट, किसी दोस्त, किसी के भी रेफरेंस से आप जो है वो कॉलेज को अप्रोच कर सकते हो कि आपको जो है वो डिस्काउंट पे लेक्चर्स मिल जाए। फिर देन यूट्यूब के ऊपर आप जो है वो सर्च करो, आपको यूट्यूब से जो है वो लेक्चर्स मिल जाए, वो भी वेल एंड गुड है, वेरी बेस्ट है। अगर यहाँ सारी चीज़ों से के बाद अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता तो या तो सेल्फ स्टडी कर सकते हो या आप जो है वो मार्च 25 अटैम्प्ट के लेक्चर जो है वो लेके वहाँ से तैयारी कर सकते हो। अच्छा, थ्योरी के सब्जेक्ट के लिए सबसे पहले स्पेसिफिक एक चीज़ तो ये मैं कहूँगा कि देखो उसके लिए हमेशा 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 बुक आप नहीं यूज़ किया करो। जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट जो वो थ्योरी का देने लगो, उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई चीज़ थ्योरी के सब्जेक्ट में ऐड हुई है, कोई चीज़ डिलीट हुई है, तो आपको नई बुक के अंदर जो है वो अपडेटेड बुक के अंदर सारा कुछ वही मिल रहा होता है जो कि ऐड या डिलीट हो चुका है, उसके बाद ही आपको बुक मिलती है। अब आप अगर लेक्चर्स पुराने ले भी रहे हो, लेट्स सपोज बी लॉ का जैसे अभी मैं सिलेबस रिव्यू कर रहा था तो उसमें ये कि बी लॉ में से कुछ चीज़ें निकल गई हैं या सी लॉ में से कुछ चीज़ें निकल गई हैं, ये माइट भी पता ना लगे कि कैसे जो कौन कौन से लेक्चर्स मैंने नहीं लेने, अब कौन कौन सी चीज़ें निकल गई हैं। तो आप क्या करते हो कि आप लेक्चर्स अगर ले भी लेते हो ना उस टॉपिक के, तो आप जब बुक में से उस टॉपिक को पढ़ने लगोगे तो आपको बुक में उतना ही मटीरियल मिलेगा जितना कि अब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग लिया है। तो आपको एक्स्ट्रा कुछ याद नहीं करना पड़ेगा या एक्स्ट्रा आपको कुछ है उसमें प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी, तो आपका टाइम जो इसमें बच जाएगा। सो आप
हमेशा 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 नई बुक जरूर यूज करना। नई बुक आपको जो है वो कंप्लीट एक मतलब पूरा पूरा पैकेज समझ लो दे देती है इस चीज के हवाले से कि लाइक कुछ भी ऐसा उसमें फिर नहीं होगा जो आप पेपर में मिस करके जाओ। आप कुछ ना कुछ सेल्फ स्टडी पे या कुछ चीजें जो खुद से एनालाइज करके तो नई बुक से अपनी 100% तैयारी पे जा सकते हो। लाइक अगर 95% लेक्चर्स भी आपने ले लिए हैं, कोई दफा ऐसा होता है कि लाइक आप 100% लेक्चर नहीं ले पाते, तो तब आप क्या करते हो, लाइक अपने कुछ एक दो लेक्चर छोड़ के एक दो टॉपिक्स के आप उसको कम से कम सेल्फ स्टडी पे तो जरूर तैयार करते हो ना। हर एक टॉपिक का ना एक टेस्टिंग लेवल होता है कि वो टॉपिक जो है वो कितना जो है वो डीपली टेस्ट होगा, या ये कह लेंगे कितना उसमें से बड़ा सवाल आ सकता है। तो हर टॉपिक का टेस्टिंग लेवल होता है। T1 का मतलब ये है कि उस टॉपिक में से जो मैक्सिमम एक क्वेश्चन आ सकता है वो 8 मार्क्स का आ सकता है, और वो सारे टॉपिक्स जिनका टेस्टिंग लेवल T1 है वो मैक्सिमम 35 मार्क्स तक के आ सकते हैं। लाइक इसके अलावा T2 का मतलब ये है कि बाकी जो क्वेश्चन आएंगे उनका वो 20 मार्क्स तक के जो है वो होंगे। 20 मार्क्स ऑलमोस्ट जो वो एक क्वेश्चन के हैं। T3 का मतलब ये है कि वो 25 मार्क्स तक का एक क्वेश्चन हो सकता है। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो नोट करने वाली है वो ये है कि एनी न्यू टॉपिक इंक्लूडेड इन द सिलेबस विल बी टेस्टेड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट एट लेवल 1 irrespective ऑफ द टेस्टिंग लेवल मेंशन्ड इन द सिलेबस। कि जो भी टॉपिक पहली दफा किसी भी सिलेबस के अंदर किसी भी सब्जेक्ट में ऐड होगा कोई भी टॉपिक, तो वो हमेशा टेस्टिंग लेवल 1 पे ही टेस्ट किया जाएगा। देन उसका बेशक टेस्टिंग लेवल 2 है या टेस्टिंग लेवल 3 है, वो आपको जब पहली दफा किसी सब्जेक्ट के अंदर जब वो टेस्ट होगा तो वो आपको लेवल 1 पे ही टेस्ट होगा। सो मैं सबसे पहले जो है वो स्टार्ट करूंगा CMA कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैफ 3 सब्जेक्ट था, जो कैफ 5 मैनेजमेंट अकाउंटिंग बन चुका है इसके सिलेबस से। सो ये CMA का सिलेबस है मार्च 25 अटेम्प्ट का। अगेन मैंने आपको पहले ही मेंशन कर दिया कि मार्च 25 के साथ इसका कंपैरिजन करने की रीजन ये है कि मार्च 25 तक के आपको लेक्चर्स कहीं ना कहीं से मिल सकते हैं। सो ये अब सिलेबस है मार्च 25 का, ये लेफ्ट वाली साइड पे, देन ये मार्च 26 का राइट वाली साइड पे। सो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास ग्रिड है, माइट भी ग्रिड चेंज होगी वो कुछ सब्जेक्ट्स की, तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। आप इसको खुद ही जो है वो टैकल कर लेंगे कि ग्रिड जो है वो अब नई ग्रिड में कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, किस तरह से लेके ग्रिड जो है वो बन रही है। तो मेन पर्पज हमारे पास की एग्जामिनेबल टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज, ये मेन चीज है जो कि आपके पूरे सिलेबस जो इस सारे सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो इसी चीज के अंदर जो है वो छुपा होता है, समझ लें। तो अब ये हमारे पास पुराना सिलेबस है, उसमें क्या क्या था हमारे पास। प्रोडक्शन कोस्ट के अंदर क्या था, आइडेंटिफाइंग एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो वो सर्विसेज। सो यहाँ पे भी हमारे पास ये चीज सेम ऐसे ही है। देन उसके बाद अकाउंट फॉर एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट ये सारा था, इसमें भी ये भी यहाँ पे सेम वैसे ही कॉपी पेस्ट ही है एक हिसाब का। तो ये देन उसके बाद ये चीज है, तो ये भी हमारे पास ऐसे ही कॉपी पेस्ट। अब इसमें जो है वो हमारे पास इन्वेंटरी वैल्यूएशन टेक्निक्स यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये सारा सेम ही है, बस अप्लाई अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड इन्वेंटरी वैल्यूएशन टेक्निक्स उसको थोड़ा सा जो है वो उन्होंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें क्या ऐड कर दिया, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। अब इसकी टेस्टिंग किस तरह से अलग से तो नहीं हो सकती, सिंपल उसको कह लोगे जो पहले चीज लिखी हुई थी उसको थोड़ा सा उन्होंने और एलेबोरेट कर दिया। सो इसको मैं वैसे फिर भी रेस कर देता हूँ कि ये एक डिफरेंस ही है दोनों सिलेबस में। देन उसके बाद है हमारे पास ये एनालाइज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये चीज हमारे पास यहाँ पे सिंपल कॉपी पेस्ट हो जाएगी। उसके बाद ये है हमारे पास, तो ये भी ऐसे सेम कॉपी पेस्ट। लेबर में ये सारा लेबर कोस्ट टाइप दे रही ये सारा, और लेबर कोस्ट टाइप दे रही ये भी सेम ऐसे ही है। और फिर यहाँ से यहाँ तक ये भी सारा कुछ सेम है। लाइक लेबर में टेस्टिंग लेबर जो टॉपिक है उसमें भी ये सारी चीजें सेम ही है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास अब प्रोसेस कोस्टिंग में, तो आई थिंक कोस्टिंग सिस्टम, प्रोसेस कोस्टिंग सिस्टम, ज्वाइन बाय प्रोडक्ट, ये भी सारा सेम वैसे ही है, कॉपी पेस्ट ही है। और उसके बाद टारगेट कोस्टिंग है तो वो भी सेम है, और ये भी सेम है सारा, वेरिएंस एनालिसिस भी। उसके बाद कॉस्ट मैनेजमेंट प्लानिंग में भी ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम, ये भी सेम, ये सारा लास्ट तक सारा
सारा जो है वो सेम ही चल रहा है। सो देन सिलेबस तो एंड हो गया। अब इसमें चेंजेस क्या थी, लाइक यहाँ ये कह सकते हैं कि क्या चीज़ डिफरेंट थी। एक तो ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स, प्री मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स, ये माइट भी कोई एक नया टॉपिक ऐड हो, कोई नया चैप्टर। इसको देखने के लिए यहाँ से देख लेते हैं। लास्ट में सारी टॉपिक्स की एक लिस्ट दी होती है। FIFO वेटेड एवरेज, लोअर ऑफ कॉस्ट, एंड ये ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट and department, lending curve, opportunity cost, element cost, charts, charts, quantity variances, then efficiency variances, capacitance variances. Almost टॉपिक्स तो सारे वही हैं, माइट भी किसी एक टॉपिक के अंदर उसका हल्का सा जो वो टच आपको देखने को मिल जाए। तो ये सारा तो जो है वो सेम ही है, टॉपिक्स की लिस्ट तो दोनों में सेम ही है। अब इसमें ये जो चीज़ आ रही थी, ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स, ये हल्का सा उन्होंने ऐड कर दिया। अब इसका जो है वो आइडिया नहीं है कि टॉपिक नया ऐड हुआ है कि यहाँ पे जो है वो कुछ किसी टॉपिक में कोई ज़्यादा पार्ट ऐड हुआ है। सो एक लास्ट चीज़ ये रहेगी थी अप्लाई इन्वेंटरी वैल्यूएशन एंड मेमेंट टेक्निक्स फॉर रॉ मटेरियल इन्वेंटरी। ये यहाँ पे हमारे पास है। अप्रोप्रिएट का जो वर्ड है वो ऐड हो गया, सिर्फ appropriate technology to analyze the cost behavior and drivers of cost, यहाँ पर ये है। तो लाइक 95 to 95% तक सिलेबस तो सारा सेम है। बाकी जो चेंजेस हैं वो देखने में भी नया टॉपिक वगैरह तो कुछ भी ऐड नहीं हो रहा, सिर्फ एक थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन जो है वो थोड़ी सी कह सकते हैं कि उन्होंने ज़्यादा कर दी है इस चीज़ के लिए, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के लिए। तो इस वाले के लिए जो है उन्होंने अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड इन्वेंटरी रिलेशन थोड़ी सी ये डिस्क्रिप्शन ज़्यादा कर दी है इसमें, अदरवाइज ये एक नया पॉइंट ऐड किया। तो 95% प्ले सिलेबस तो आपका सेम ही है। तो अब इसमें जो है वो आपका सिंपल, अगर आप मार्च 25 के लेक्चर की तैयारी करते हो तो सारे लेक्चर आप लो, देन उसके बाद ये जो चीज़ है इसको अब आपके पास बुक तो होगी ही। अगर तो कोई नया टॉपिक ऐड होता है या कोई वैसी चीज़ नई थ्योरी ऐड होती है तो आप उसको पढ़ के जो है समझ लोगे कि जो है इस चीज़ को कैसे टैकल करना, किस तरह से जो है वो ये जो एक नया पॉइंट ऐड हुआ इसके इसको बुक में भी कुछ एडिशन की है उन्होंने या नहीं, बुक में जो इसके हवाले से क्या चीज़ें हैं। तो आप इतना कुछ अपने सेल्फ स्टडी पे इतना कुछ तैयार कर सकते हो। 95% अगर आपको टीचर समझा रही है, आपका 95% सिलेबस तैयार हो रहा है लेक्चर से, तो आप 5% तक तो खुद भी समझ सकते हो। और मेरे ख्याल से 95% इज मोर देन इनफ। तो कोस्ट का सिलेबस तो आप इजीली तैयार कर सकते हो कोई भी लेक्चर्स लेके। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट। सो ये तो CMA का सिलेबस था जो कि मैंने आपको दिखा दिया कि क्या चेंजेस हैं, कितने चेंजेस हैं और किस तरह से कि आप जो चेंजेस को देख सकते हो किसी भी सब्जेक्ट के सिलेबस के अंदर। तो मैं बजाय इसके कि एक वीडियो में सारे सिलेबस को डिस्कस करूं, तो मैं हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग वीडियो जो है बना दूंगा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ मैं, देन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो चीज़ें बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनको मैं कवर कर लूँगा।